प्रस्तावना क्या होता है? प्रस्तावना कोई आइडिया है किसी को? बताओ क्या लगता है तुमको प्रस्तावना क्या होता है? ये तुम्हारे सामने प्रस्तावना लिखी है भारतीय संविधान की। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए एवं उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए बहुत प्रकार की बातें इसमें लिखी गई। ये है हमारे संविधान की प्रस्तावना, है ना? क्या होता है प्रस्तावना? आइडिया लग जाता है कि अंदर क्या है। इनके हिसाब से बुक के अंदर जो होता है उसका आइडिया लग जाता है प्रस्तावना, है ना? तुम्हारे हिसाब से क्या होता है? बाकी लोगों के हिसाब से कुछ होता है प्रस्तावना? क्या ये जो सामने लिखी हुई संविधान की प्रस्तावना इसी से आइडिया लगाओ कुछ क्या होता है प्रस्तावना? पूरा पढ़ा ढांचा है, क्या है ये? क्या लगता है तुम्हें प्रस्तावना क्या होता होगा? शपथ है ये कुछ उद्देश्य बुक के अंदर दी गई हुई ओवर भी होनी है। प्रस्तावना वो चीज़ है कि किसी व्यक्ति ने ये माना कि बुक के अंदर ये होना चाहिए, उसने रखा है प्रस्ताव। उनके हिसाब से एक बुक का उद्देश्य होना चाहिए, है ना? यही तो कहना चाहते हो, बुक का उद्देश्य क्या है? हाँ वैसे कह सकते हो। देखो तुम लोगों ने जो बताया सबकी बातें सही है, सबको कहने का तरीका अलग अलग था पर निष्कर्ष एक ही था, है ना? प्रस्तावना वास्तव में संविधान को लिखने का एक तुम समझ सकते हो पूरा मूल ढांचा है। किस बेसिस पे तुम संविधान लिखोगे ये रखा गया है ना? इसीलिए संविधान की प्रस्तावना को उद्देश्य प्रस्ताव भी कहते हैं, है ना? और तुम्हें याद होगा हमने कल पिछली वाली क्लास में देखा था, रिकॉर्ड नहीं हो पाई पर तुम लोगों ने तो ऑफलाइन किया था ना, उसमें हमने बताया था कि नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। डेट याद है किसी को? नेहरू ने किस डेट में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था? 13 दिसंबर 1946। किसी को नहीं याद? केवल एक बंदे को याद, बाकी किसी को नहीं। देख के बताया। देख के बताया लिखा ही नहीं है तो लिखा ही नहीं है, उसके बाद देखा कैसे फिर उसने, हैं? झूठ बोल रहे हो। लिखा रहेगा। देखो अगर तुम लोग डे बाय डे नहीं याद करते हो, जितना पढ़ाया जाता है उतना नहीं याद करते हो तो फिर तुमसे नहीं हो पाएगा। ये वास्तविकता है, ठीक है? हमने कल जोर देकर के कहा था कि याद कर लेना, कल डेट बहुत सारी हो गई है क्योंकि हमने कल संविधान के निर्माण के बारे में बताया था, कैसे संविधान का निर्माण हुआ, संविधान सभा के बारे में बताया था, है ना? एक ही दिन में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी उसमें। संविधान बनने के पहले कितनी क्या घटनाएं घटी थी वो हमने सारी देखी थी, 1 घंटे की क्लास में, 1.5 घंटे की क्लास में। तो हमने उम्मीद की थी कि तुम लोग घर जाकर के उसको याद करोगे, तुम लोगों ने नहीं किया है। तुम लोगों ने अपने साथ जो कुछ किया है कि वो है ना अत्याचार या ठीक है? तो उम्मीद करते हैं आगे से सुधर जाओगे कि जब जग जाओ तब सवेरा, है ना? पर याद करना बहुत जरूरी है। बिना याद करे कितना भी हम तुमको पढ़ा के यहाँ से भेजें, वो वापस आओगे लास्ट में तो हमसे कह देंगे देखो मेरा पढ़ाया हुआ ये आया वो आया, और तुम लोग कहोगे सर हम ये भी नहीं लगा पाए, ये भी नहीं लगा पाए, तो इससे कोई मतलब नहीं मिलता है, ठीक है? आज हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी में आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट संविधान, है ना? तो जब भी हम संविधान देखेंगे भारत का संविधान में तुमको मिलेगा सबसे पहले ही पेज पे तुमको मिलेगा एक ऐसा ही पेज दिखा मिलेगा जिसको कहते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना, है ना? तुम कोई भी बुक खोलोगे उसमें तुमको हर बुक में तुमको प्रस्तावना मिलेगी, केवल संविधान ही नहीं, दुनिया की कोई बुक खोलते हो तुमको उसका प्रस्तावना तुमको हर बुक में मिलेगा, पहले ही पेज पे लिखा होता है ना? किसी किसी में प्रस्तावना लिखा होता है, किसी किसी में भूमिका लिख के आता है, देखा है ना? देखा है तो भूमिका लिखी होती है तो उसमें लिखा होता है कि किस बारे में लिखी गई है ना? बुक के बारे में क्या है, खिला दिया बच्चा को, कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है हमारे साथ, है ना? तो जब भी तुम भूमिका पढ़ोगे पुस्तक की या फिर पुस्तक की प्रस्तावना पढ़ोगे तो तुमको आइडिया लग जाएगा कि इसके अंदर हमको क्या मिलने वाला है। तो पूरी बुक हम पढ़ेंगे तो हमको इसके अंदर क्या मिलेगा, है ना? ज़्यादातर किताबों में जब पूरी किताब लिख जाती है प्रस्तावना उसके बाद लिखी जाती है, भूमिका उसके बाद में लिखी जाती है। पर तुम्हारा भारतीय संविधान ऐसा है जिसकी भूमिका पहले लिख ली गई थी, प्रस्तावना पहले लिख ली गई थी, उसका उद्देश्य क्या है वो पहले लिख लिया गया, यानी कि ये तुम्हारी प्रस्तावना पहले लिख ली गई। अब तुम कहोगे सर जी ये पहले जैसे डिसाइड हो गया कि 26 नवंबर को ही लॉन्च करेंगे या उसके दिन तक बना लो, तो
तो मेन बात ये नहीं कि इस डेट को लॉन्च हो रही वो नीचे का पोर्शन छोड़ दो, ऊपर के पेज में उद्देश्य की बात हो रही है, वो अगर देखोगे इनमें क्या क्या बातें कही गई हैं वो पहले से डिसाइड कर लिया गया था, है ना। तो तुम देखोगे प्रस्तावना में अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे तो तुमको पूरे संविधान का आइडिया मिलेगा। इसी को तुमको डिटेल में पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि प्रस्तावना से सवाल आएंगे, ठीक है ना। इसमें ध्यान से देखोगे तो लिखा गया है हम भारत के लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही मिल जाता है, तुमसे पूछा जाएगा कि प्रस्तावना में हमारे देश को क्या नाम दिया गया है? भारत, है ना। इसमें तुमको ऑप्शन मिल जाएगा भारतवर्ष, हिंदुस्तान, भारत, आर्यावर्त। तो तुमको ऑप्शन में क्या टिक करना है ना। तो पहला क्वेश्चन यही आता है ना? और ये अच्छे क्वेश्चन में आता है। सोचो पहली लाइन में संविधान पढ़ने जा रहे हैं, उसकी सबसे पहली लाइन, पहले पेज की सबसे पहली लाइन है और उसी से तुमको क्वेश्चन मिल रहा है। और ये क्वेश्चन तुम्हारे पीसीएस लेवल का है, वहाँ पे आता है, ठीक है। तो तुमको यहीं से ध्यान रखना है। अगर तुमसे पूछा जाए प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? भारत। तो भारत कहा गया है ना। यहाँ पे हिंदुस्तान, आर्यावर्त या भारतवर्ष ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो पहली लाइन पढ़ोगे हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न, एक लाइन तुमको यहाँ पे मिली, प्रभुत्व संपन्न। क्या होता है प्रभुत्व संपन्न? क्या होती है संप्रभुता? बताओ। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब क्या? प्रभुत्व तो समझते होगे ना। क्या होता है संप्रभुता? प्रभुत्व क्या होता है? प्रभुत्व को तुम ऐसे जान लोगे प्रभुता के हिसाब से, है ना। प्रभुता मिल जाती नहीं, कहते हैं इसने अपनी प्रभुता प्राप्त कर ली। प्रभुता क्या होता है? पूरी पावर जिसमें आती है। प्रभुता क्या है? खुद का प्रभु हो जाए, मालिक हो जाए अपना, है ना। संप्रभु मतलब स्वयं का प्रभु, है ना। तो प्रभुत्व संपन्न जिसमें खुद का निर्णय ले सकने की पावर हो, तो क्या है? प्रभुत्व संपन्न है। तो हम लोग कैसे देश प्रभुत्व संपन्न है या नहीं? हमें कोई भी निर्णय लेने से पहले क्या किसी के दबाव में कोई रहता है? हमारे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कोई निर्णय लेने चले क्या ब्रिटेन के दबाव में रहेंगे? पहले तो रहते थे जब हम लोग गुलाम थे। आज गला साफ नहीं दे रहा। तो पहले क्या होता था, हम लोग अपने आप अपना निर्णय नहीं ले सकते थे। अंग्रेज लोग हमारे ऊपर अपना निर्णय थोप देते थे, उनके जितने भी आदेश होते थे वो हम पे थोपते थे, है ना। अभी हम स्वतंत्र हो गए हैं। हमको किसके साथ दोस्ती करके रखनी है, किसके साथ दुश्मनी करनी है, किससे हमको क्या व्यापार करना है, किससे हमको क्या हथियार लेने हैं, हम स्वतंत्र हैं, है ना। हम चाहें तो पाकिस्तान की नाक में दम कर दें, है ना। हम चाहें तो अमेरिका से हथियार खरीद लें, हम चाहें तो चीन के साथ व्यापार कर लें। कोई हमको रोक सकता है? नहीं रोक सकता। निर्णय हमारा होगा। क्या ब्रिटेन इसमें आप दखलअंदाजी कर सकता है? नहीं। ब्रिटेन दखलअंदाजी नहीं कर सकता, क्योंकि हम क्या हो चुके हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब अपनी पावर हमारे पास आ चुकी है, हम पे किसी का दबाव नहीं है। यहाँ से तुमको आइडिया लगने लगा संविधान के अंदर क्या मिलेगा, क्योंकि प्रस्तावना डिटेल में पढ़ोगे, प्रस्तावना तो समझ लोगे, तुमको मिल जाएगा संविधान के अंदर क्या मिलने वाला है। अभी हम लोग प्रभुत्व संपन्न हो गए, मतलब हम संविधान के अंदर हमको कहीं पे भी कोई जोर दबाव हमको नहीं मिलेगा, है ना। हम खुद ही पावर हो चुके। अगला तुमको मिलेगा शब्द समाजवादी। क्या होगा? समाजवादी। दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक होता है समाजवादी, एक होता है पूंजीवादी। तुम लोग बताओ समाजवादी क्या होता है? क्या होता है समाजवादी? समाजवाद से क्या तात्पर्य है? एक होता है पूंजीवादी, एक समाजवादी, है ना। पूंजीवादी वो समाज होता है जहाँ पे केवल देश के विकास की ही बात की जाती है कि देश का विकास कैसे होगा, इसी पे टारगेट किया जाता है। बाकी समाज में कैसा क्या हो रहा है उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। एक विचारधारा होती है गांधीवादी। गांधीवादी विचारधारा ये होती है जिसमें समाज पे पूरा ध्यान दिया जाता है, लोगों पे ही पूरा ध्यान दिया जाता है ना, कि लोगों के साथ किसी प्रकार का कोई अत्याचार ना हो पाए, है ना, किसी प्रकार से उनका शोषण ना हो पाए, भले ही हम कंगाल हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। एक ये विचारधारा होती है ना। इसी को समाजवादी विचारधारा भी कहते हैं कि जिसमें लोगों पे ही पूरा ध्यान दिया जाए। क्या दिया जाए? हाँ,
हमारे देश के नागरिक ही सबसे सर्वोच्च रहेंगे, उन पे ही पूरा ध्यान दिया जाएगा, उनके ही विकास के लिए, उनके ही उत्थान के लिए सारा काम किया जाएगा। इसमें देश भले ही नुकसान उठा जाए पर हमको काम करना पड़ेगा। जैसा तुम देखने को तुमको मिलेगा जब कोविड आया था, हम लोग इतने ज़्यादा सक्षम नहीं हैं कि फ्री में वैक्सीन लगवा सकें, ऊपर से फ्री में अनाज भी बांट सकें। फिर भी हमने ध्यान दिया कि हमारे लोगों में उतने हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हों जो वैक्सीन लगाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होंगे, तो उनके लिए हमने सबके लिए फ्री व्यवस्था करा दी कि सब लोग फ्री में लगवाओ, है ना। बहुत सारे लोगों का रोजगार छिन गया, इसलिए हमने फ्री में अनाज दिया कि भूखे नहीं मरना चाहिए कोई, है ना। अभी भी फ्री में बट रहा है, बढ़ता है नहीं बढ़ता है। तो ये कैसी विचारधारा है? यही तो है समाजवादी विचारधारा। इसमें समाज पर ध्यान दिया जाता है। देश भले GDP रोज के रोज घट रही है, घट रही नहीं घट रही, महंगाई की दर बढ़ती चली जा रही है, फिर भी फ्री में अनाज मिलना बंद नहीं हो रहा है ना। इससे पहले भी देखोगे अनाज मिलता था, राशन मिलता था तो सस्ते दामों पर मिलता था। जो गेहूँ तुम मार्केट में लेने जाओगे 20 रुपये 22 रुपये किलो मिलता है, वो 2 रुपये किलो मिल जाता है तुमको सरकारी दुकानों पे, है ना। चावल तुमको सस्ते रेट पे मिल जाता है, तुम ऐसे लेने जाओगे 40 रुपये 45 रुपये किलो का चावल मिलता है और 3 रुपये किलो में सरकारी दुकानों पे मिल जाता है ना। तेल मिल जाता है, अभी तो सब फ्री मिल रहा है। यही है एक समाजवादी सरकार कि समाज के बारे में जो सरकार सोचे वो क्या है, देश के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती। दूसरी विचारधारा होती है मार्क्सवादी या पूंजीवादी, जिसको विचारधारा कहते हैं। वो विचारधारा तुमको चीन में देखने को मिलेगी। वहाँ पे देश के विकास के बारे में ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है, लोगों पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर लोग वहाँ पे दंगा करते हैं तो वो खुलेआम गोली चलवा देता है ना। कि अगर उसकी सरकार को लग रहा है कि इससे देश का फायदा होगा तो सरकार को निर्णय ले लेती है बेझिझक। अगर उसमें लोग विरोध भी करते हैं तो विरोध को शांत करने का भी तरीका उनके पास है, गोली चलवा देते हैं। इस चक्कर में कोई लोग विरोध ज़्यादा करते ही नहीं। हमारे यहाँ हमको किसान बिल अच्छा नहीं लगा, हमने धरने करना स्टार्ट कर दिया, खूब प्रदर्शन किया और ज़बरदस्ती सरकार पर दबाव डाल के और किसान बिल वापस करवा दिया। सरकार को कहीं ना कहीं लग रहा था कि यह हमारे देश के लिए ज़रूरी था और जनता के लिए डायरेक्ट नुकसान पहुंचा रही थी, इसलिए जनता ने दबाव बनाया और हटा दिया। तो समाजवादी और पूंजीवादी में अंतर समझ में आया। तो समाजवादी पूंजीवादी ये व्यवस्था है। अच्छा, अगर तुमसे पूछा जाए कि हमारे यहाँ कैसी व्यवस्था है, पूंजीवादी है या गांधीवादी है? हमारे यहाँ मिश्रित है ना। उसमें भी अगर तुमसे पूछा जाए ज़्यादा जोर किस पे दिया गया है, गांधीवादी पे या पूंजीवादी पे, मार्क्सवादी पे? अगर दो विचारधारा, दो लोगों की विचारधारा की बात की जाए कि गांधीवादी विचारधारा पे ज़्यादा जोर दिया गया है, मार्क्सवादी विचारधारा पे ज़्यादा जोर दिया गया है? तो गांधीवादी विचारधारा पे ज़्यादा जोर दिया गया है ना, जिसका एग्जाम्पल मैंने अभी तुमको दिया, है ना। पर कहीं ना कहीं देश के हित में भी काम किए जाते हैं, है ना। कुछ चीज़ें हमारे हमसे छूट जाती है, हमको पता ही नहीं लगता कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो देश के विकास के लिए भी ध्यान दिया जाता है। तो हम लोग मिश्रित व्यवस्था, अर्थव्यवस्था में है ना, है ना। उसमें भी अगर तुमसे पूछा है तो गांधीवादी विचारधारा की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है। अगला शब्द आता है पंथ निरपेक्ष। क्या है पंथ निरपेक्ष? पंथ निरपेक्ष क्या होता है? सब लोग समान है सरकार। पंथ निरपेक्ष का मतलब है सब लोग समान। राज्य की दृष्टि से कोई भी कोई रीति रिवाज या उपासना या पंथ है, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा जिस राज्य के अनुसार। हाँ, अच्छा, इनका कहना है कि सभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और इनका मानना है कि किसी भी धर्म को नहीं मानता है देश, है ना। दोनों एक ही बातें, कहने के तरीके अलग अलग हैं। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये है कि हमारे देश का कोई भी पंथ नहीं होगा। पंथ समझते हो? पंथ मतलब धर्म, है ना। तो हमारा देश कैसा होगा? भारत देश कैसा होगा? पंथ निरपेक्ष होगा। भारत का कोई भी धर्म नहीं होगा। हालांकि भारत में बहुत सारे धर्म होंगे। दुनिया में देखोगे सबसे ज़्यादा धर्म तुमको भारत में ही मिलेंगे। एक साथ बहुत प्रकार की विविधताएं हैं हमारे देश में, बहुत चीज़ें हैं हमारे देश में, पर इस देश का कोई धर्म नहीं है, ठीक है ना। भारत का कोई धर्म नहीं, राजनीतिक कोई धर्म नहीं है ना। पर भारत में बहुत सारे धर्म हैं। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी भी धर्म का विरोध करेंगे, हम किसी भी धर्म को नहीं मानेंगे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम किसी दूसरे धर्म का अनादर करेंगे या उसका विरोध करेंगे, है ना। एक होता है सेक्युलरिज्म। सेक्युलर लोग जो होते हैं वो लोग खुद तो नहीं मानते, बाकी दूसरे धर्म का विरोध भी करते हैं। तो हम वैसे नहीं हैं, हम पंथ निरपेक्ष हैं। हम नहीं मानते, भारत का कोई धर्म नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में रहने वाले लोगों का कोई धर्म नहीं है। भारत में रहने वाले लोगों का धर्म हो सकता है ना। जिसको जो मानना है, जिसको जो धर्म अच्छा लगता है वो धर्म स्वीकार कर सकता है,
पर देश का कोई धर्म नहीं होगा। बहुत सारे देश तुमको ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें देश का धर्म है। दुनिया में 57 देश ऐसे हैं जो इस्लामिक धर्म मानते हैं, है ना। उनका राज धर्म है क्या? इस्लाम, है ना। उसमें हमारे पड़ोसी देश भी आते हैं, पाकिस्तान, वो इस्लामिक कंट्री है ना। उसका राज धर्म क्या है? इस्लाम है। ऐसे कुल मिलाकर के 57 देश हैं। बहुत सारे देश हैं जो क्रिश्चियन धर्म के हैं, है ना। पारसी, हमारे पड़ोस में एक और खच्चर सा देश है जिसका नाम है चीन। उसका धर्म जानते हो लोग? उसका कोई धर्म नहीं है ना। वो सेक्युलर है, खुद नहीं मानता, दूसरों को भी नहीं मानने लगता है ना। तो वो सेक्युलर है, ठीक है। अब बात करते हैं लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक क्या होता है? हाँ, लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, है ना। लोगों का शासन। तंत्र मतलब होता है शासन, लोक मतलब लोग, है ना। तो लोगों का शासन जहाँ पे होगा वो क्या होगा? लोकतंत्र कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा? लोकतंत्र कहलाएगा। कैसे लोगों का शासन होता है? हाँ, हमारे देश में जो भी पद चुना जाएगा, जितने भी शासन करने के लिए जो भी पद होते हैं, वो सब कहाँ से चुने जाएंगे? लोगों के द्वारा ही चुने जाएंगे। सबसे ज्यादा पावर किसके पास आ जाएगी? लोगों में सारी पावर आ जाएगी, है ना। क्योंकि अगर हमको देश का प्रधानमंत्री भी चुनना है तो हम ही चुन सकते हैं, सारी पावर हमारे पास है ना। तो जहाँ पे वोट करने की पावर होती है जनता को, वो कैसा हो जाता है? लोकतंत्र हो जाता है। गणराज्य मतलब लोगों से मिलकर के बना राज्य, है ना। गणराज्य समझ गए? लोकतंत्र गणराज्य क्या होता है ना। तो ये बातें कही गई संविधान में। अगला तुम देखोगे, एवं उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय दिलाने की बात है। अगर क्वेश्चन आता है कि हमारे संविधान में कितने प्रकार के न्याय की बातें की है? कितने प्रकार के न्याय हैं? 3 प्रकार के न्याय हैं। न्याय अगर देखा जाए तो कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक। अभी पिछली बार पीसीआर में क्वेश्चन आया था इन्हीं को क्रम में लगाने का। तो सबसे पहले सामाजिक, फिर आर्थिक और फिर राजनीतिक। सामाजिक न्याय क्या है? किसी को समाज में ये बोला कि तुम पिछड़ी कास्ट के हो या कुछ भी ऐसे। हाँ, सामाजिक न्याय का मतलब है किसी के साथ में कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सब बराबर है, समान है ना। सबको बराबर न्याय मिलेगा, किसी के साथ भी अन्याय या उसका शोषण नहीं होगा। कोई छोटा है, कोई बड़ा नहीं है, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है, सब बराबर है ना। तो हमको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है कि संविधान के अंदर हमको क्या मिलेगा, है ना। यही आगे चल के मूल अधिकार में हमारे लिखा गया है, यही से मिलेगा। यही मूल अधिकार में हमको मिलेगा समानता, है ना। समानता कहा गया। फिर आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय के तहत अगर कोई पिछड़ा है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए सरकारें काम करेंगी, है ना। जो आर्थिक रूप से गरीब है उसके लिए सरकारें काम करेंगी। उसके लिए अंत्योदय योजना लगाई गई, है ना, कि उसमें मुफ्त राशन मिलेगा। अंत्योदय योजना गरीब होते हैं, जो गरीब होते हैं उनके लिए तो अंत्योदय कार्ड बनता है, तो उनके लिए मुफ्त में राशन मिलेगा कि तुम गरीब हो, तुमको हम मदद करेंगे। पिछड़ा एक वर्ग मान लिया गया कि ये वर्ग पूरा पिछड़ा है, इसके उत्थान के लिए कोई काम करना चाहिए, तो हमने आरक्षण बना दिया, है ना। हमने कहा कि इनको सहयोग करेंगे, ये भी आगे समाज में बराबर आ सकें, इसलिए इनको हम थोड़ा सा पुश दे देंगे नीचे से, है ना। सपोर्ट मिल जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा, समाज में ये भी बराबर आ जाएगी। तो आर्थिक न्याय दिलाने की भी हम पूरी बात करेंगे, है ना। फिर दूसरी बात है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय से क्या तात्पर्य है हमारा? राजनीतिक न्याय से मतलब है कि राजनीतिक किसी भी पद पे शासन चलाना अगर तुम चाहते हो तो तुम भी जा सकते हो, इसमें कोई भी तुम्हारे साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, तुम भी स्वतंत्र हो। अगर आज चाहे कोई आम आदमी जाकर के चाहे तो वो प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति भी बन सकता है ना। योग्यता होनी चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है कि तुम ऊंचे कुल के हो तो तुम राष्ट्रपति बनोगे, प्रधानमंत्री बनोगे, है ना। मोदी जी तो कहते हैं हम तो चाय बेचते थे, सोचो चाय बेचने वाला आदमी अगर प्रधानमंत्री बन सकता है तो इससे अच्छी व्यवस्था और क्या चाहिए। जो चाय की दुकान चलाता था बंदा, वो अगर देश को चलाने लगे तो इससे अच्छी और व्यवस्था क्या चाहिए। तो राजनीतिक रूप से सबको बराबर न्याय, सबके वोट का अधिकार भी बराबर है। ऐसा होता है किसी का जो बड़ा आदमी है उसे एक वोट डाल दे, उसके वोट 10 वोट के बराबर माने जाएंगे, गरीब आदमी का वोट 1 वोट के बराबर माना जाएगा, ऐसा होता है क्या। तो राजनीतिक रूप से भी न्याय मिलता है, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होता। चाहे तुम कितने ही अमीर आदमी हो तभी भी तुमको 1 वोट का ही अधिकार रहेगा,
चाहे तो कभी गरीब आदमी हो, कभी भी तुम्हारा एक वोट का ही अधिकार है। सबको बराबर का अधिकार मिलेगा, किसी के साथ राजनीतिक रूप से कोई अत्याचार या अन्याय नहीं होगा। ठीक है ना। तो कितने प्रकार के न्याय हमारे संविधान में? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के न्याय। अब बात करते हैं स्वतंत्रता की। तो स्वतंत्रता दी हुई है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी हुई है? देखो, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। 5 प्रकार उनको समझ में आ रहे हैं, तुम्हारे जान पहचान वाले सारे शब्द हैं। सबसे पहले लिखा है विचार। विचार क्या है? विचार, विचार से क्या लगता है तुमको? आपको कोई चीज सोच सकते हैं। हाँ, तुम्हें सोचने की सारी स्वतंत्रताएं हैं। तुम्हें अगर लगता है कि तुमको कोई सुझाव देना चाहिए तो तुम सरकार को सुझाव दे सकते हो। अभी मोदी जी से तुम सुझाव दे सकते हो कि हमको पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर देनी चाहिए, है ना, सुझाव दे सकते हो। विचार की तुम्हारी स्वतंत्रता है, तुम जो सोचो छूट है तुम पे। ऐसा तो है नहीं कि तुमको मना करेगा कि तुमने ये कैसे कह दिया। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तुम कह भी सकते हो, समाज में खुलेआम कह सकते हो। तुमको लगता है कि तुमको मोदी जी को गाली देनी है, तुम गाली दे सकते हो, हालांकि वो प्रधानमंत्री है, पर तुम गाली दे सकते हो, है ना। गाली देने का मतलब ये थोड़ी ना कि जाके सीधे गरियाने लगे, है ना। ये मतलब नहीं। गाली देने का कहने का मतलब ये था कि तुम अगर तुम उनकी किसी बात से असहमत हो तो तुम उनको भी अपनी बात रख सकते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि तुम प्रधानमंत्री हो तो प्रधानमंत्री के तुम्हारे खिलाफ नहीं बोला जाएगा। हमें अभिव्यक्ति की भी आज़ादी है, स्वतंत्रता हमको मिली हुई है हमारे संविधान में। मूल अधिकार में जाओगे तो स्वतंत्रताएं जब पढ़ोगे तो वहाँ पे तुमको अभिव्यक्ति की भी आज़ादी मिलेगी कि तुमको जो कहना है वो तुम कह सकते हो। अगर तुमको सरकार के ही खिलाफ बोलना है, कि तुमको सरकार की भी बातें पसंद नहीं आती तो तुम सरकार के खिलाफ भी बोल सकते हो, है ना। तो इतनी सारी चीज़ें मिली, तो सब हम तुमको आइडिया लग रहा होगा कि हमको क्या अंदर मिलने वाला है, उसी के हिसाब से अकॉर्डिंग संविधान लिखा गया होगा। फिर विश्वास, तुमको किसी पार्टी में विश्वास है, तुमको लगता है कांग्रेस अच्छी है, तुम मानो बीजेपी जोर दबा तुम्हारे ऊपर डाल नहीं सकती, है ना। किसी को लगता है आम आदमी पार्टी बढ़िया है तो उस पर विश्वास रखो, है ना। कोई ऐसा जोर दबाव नहीं है चाइना की तरह, है ना, कि गवर्नमेंट टाइम पार्टी खत्म ही कर देंगे, केवल कम्युनिस्ट पार्टी रहेगी। ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। तुमको जिसमें विश्वास है उसमें विश्वास रखो। साउथ नॉर्थ कोरिया की तरह नहीं होगा, है ना, कि वहाँ उन्हें चुनाव आसपास के देशों के दबाव में आकर चुनाव तो करवा लिए, लेकिन उसने खुला भाषण दिया था कि जिस क्षेत्र से हमको कम वोट मिलेंगे तो सोच लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। वहाँ पे बंदे ने 100% वोट पाए हैं, 100%। मतलब अगर 2 करोड़ लोगों ने वोट दिया है, 2 करोड़ के 2 करोड़ और बंदे मेरे किंग जोंग ने पाए। लाभ कौन लड़ा होगा? कोई नहीं। चुनाव करवाया, अमेरिका ने कहा कि तुम अत्याचार करते हो लोगों के साथ में, यहाँ पे लोकतंत्र होना चाहिए, यहाँ पे भी चुनाव होना चाहिए, सरकारें अच्छी सरकार आनी चाहिए। उसने कहा ठीक है करवा देते हैं चुनाव। चुनाव करवा दिया उसने, किम जोंग ने, और 100% वोट पा लिए। ऐसा हो सकता है कहीं? 100% वोट, एक भी वोट नहीं गया। उसने खुला कहा था जिस क्षेत्र से मुझे वोट नहीं मिलेंगे फिर वहाँ सोच लेना क्या होगा, है ना। तो ऐसा भी नहीं है हमारे यहाँ। क्या है, अब विश्वास इसमें रख सकते हैं। धर्म, देश का कोई धर्म नहीं होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, पर नागरिकों का धर्म हो सकता है। तुमको अगर कोई धर्म सही लगता है तो वो धर्म तुम अपना सकते हो, है ना। तुमको सही लगता है इस्लाम धर्म अच्छा है तो तुम इस्लाम अपना सकते हो, है ना। किसी को बौद्ध धर्म अच्छा लगता है तुम बौद्ध अपना सकते हो, किसी को सनातन धर्म अच्छा लगता है सनातन अपना सकते हो। सबको छूट है, किसी के साथ भी कोई जोर दबाव नहीं है कि यहाँ पे सनातन के लोग ज़्यादा हैं और इस देश में सनातनी लोग ही रहेंगे। नेताओं को तुमने सुना होगा कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, है ना, पर वो संवैधानिक तरीके से गलत बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा कि देश का कोई भी धर्म नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र तो बन ही नहीं सकता। बन सकता है क्या? नहीं। ना हिंदू राष्ट्र बन सकता है, ना इस्लामिक राष्ट्र बन सकता है, ना ही बौद्ध राष्ट्र बन सकता है। बन ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग कैसे हैं, पंथ निरपेक्ष। हालांकि तुमको चुनना है तो तुम चुन लो हिंदू धर्म, तुमको अच्छा लगता है तुम ले लो, किसी को इस्लाम अच्छा लगता है इस्लाम ले लो, किसी को बौद्ध अच्छा लगता है वो ले लो, जैन ले लो, है ना। सब देखना करो जाके, है ना। तो लोगों का धर्म हो सकता है पर देश का कोई भी धर्म नहीं हो सकता। सब लोग स्वतंत्र हैं, ये स्वतंत्रता हमको दी गई है। तुमको जो धर्म अच्छा लगता है तुम वो धर्म ले लो, कोई जोर दबाव नहीं होगा। उपासना, तुम किसी की पूजा करना चाहते हो उसकी पूजा करो, है ना। भगवान की पूजा करना चाहते हो भगवान की करो, इंसान की करना चाहते हो इंसान की करो, है ना। बहुत सारे लोग भगवान की पूजा करते हैं, बहुत सारे लोग इंसानों की पूजा करते हैं, है ना। गुरुजी टाइप लोग होते नहीं है,
दाढ़ी बढ़ा लिए, गुरु जी हो गए, है ना, उनके भक्त हो गए, वो उनकी पूजा कर रहे हैं। मिलते नहीं मिलते? तो इंसानों की पूजा कर सकते हो। किसी को अच्छा लगता है सरदार भगत सिंह की पूजा करते हैं, कोई चंद्रशेखर आजाद की करती पूजा करते नहीं करती हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो बाबा साहब अम्बेडकर की पूजा करते हैं। तो तुम किसी की भी उपासना कर सकते हो, तुमको उपासना की भी स्वतंत्रता है, कोई जोर दबाव नहीं दिया जाएगा। तो तुमसे अगर पूछा जाए कि हमारी प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता कही गई है। आप देखो समानता कितने प्रकार की होगी, समता मतलब समानता, कितने प्रकार की समानता है? प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा क्या है? इज्जत। क्या है प्रतिष्ठा? इज्जत, है ना। अपन को क्या चाहिए? इज्जत। इज्जत, बस हो गया काम। पावर। तो प्रतिष्ठा, है ना, प्रतिष्ठा मतलब क्या? सम्मान मिलेगा सबको, है ना। किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी को किसी प्रकार से अपमानित नहीं किया जाएगा। और यही कारण है, आगे जाकर के तुम संविधान में देखोगे अनुच्छेद 18 में तो उपाधियों का अंत कर दिया गया है कि सब लोग समान रहे। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत, कोई उपाधि नहीं लगा सकते। जो अपने आगे लगा लो महाराजा, क्या नाम है तुम्हारा? गरिमा, महाराजा गरिमा, महारानी होता है, जो भी होता है ना। तो कोई लोग अपने नाम के आगे महाराजा लगा लोगे ना, राजाधिराज लगा लोगे, ऐसा कुछ बड़ा उपाधि लगा लोगे तो तुम समाज में ऐसा दिखाओगे कि तुम बड़े हो, है ना। तुमने ज़्यादा पैसे कमा लिए, 1 करोड़ 2 करोड़ की तुम्हें प्रॉपर्टी हो गई, तो अपने आप को राजा घोषित कर दो, राजा लगाने लोग अपने नाम के आगे। राजा भैया को भी राजा भैया वो नाम है उनका, नाम तो अलग। हाँ वो नाम है उनका, नाम ऐसे चिंटू पिंटू भी तो हो सकता है ना। नाम तुम्हारा अविरल है, चिंटू पिंटू गोलू मोलू भी तो कहा जा सकता है ना। सही बात है। तो वैसे वो अपने नाम के आगे उपाधि नहीं लगा सकते। इस नाम से आपत्ति किसी को तो किस नाम से आपत्ति? किसी के नाम से थोड़ी ना हो सकती है। किसी का नाम घसीटे हो, उसके नाम से क्या आपत्ति? किसी को जिसका है उसको आपत्ति नहीं। महाराजा और राजा नहीं लगा सकते, उपाधि नहीं लगा सकते, उपाधि के तौर पे वो नाम नहीं लगा सकते। जैसे तुम्हारा नाम क्या है? अविरल है, तो राजा अविरल वैसे नहीं लिख सकते, है ना। तो राजा अविरल नहीं लिख सकते, है ना, महाराज अविरल नहीं लिख सकते ऐसे, ठीक है। तो प्रतिष्ठा मिलेगी, पर इसका मतलब तो अब हम आज से ना चुड़ैल मानसी नहीं बोलेंगे। लड़कियों का ये है, ये सब बेइज्जती करने के लिए जो कहते रहते हैं ना, ये सब भी नहीं लगाओगे नाम के आगे, है ना। तो यही है कि उपाधियां उनको देखने को मिलेगा कि समाज में समानता बनी रहे, इसलिए हमने ये रखा है। प्रतिष्ठा सबको मिलेगी, पर समाज में समानता बनी रहे, इसलिए हमने उपाधियों का अंत कर दिया अनुच्छेद 18 के। किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं मिलेगी। लेकिन जब तुम अनुच्छेद 18 पढ़ोगे डिटेल में, तो तुमको वहाँ पे मिलेगा कि तुम शिक्षा के तौर पे मिली हुई उपाधि और पद के तौर पे मिली हुई उपाधि ये तुम रख सकते हो, है ना। पद होता है, जैसे किसी को इंस्पेक्टर मिल गया तो इंस्पेक्टर अपने नाम के आगे लगा सकता है ना। कोई मेजर हो गया, कोई कर्नल हो गया, वो अपने नाम के आगे लगा सकता है ना। शिक्षा के तौर पे किसी को डॉक्टरेट की उपाधि मिल गई, डॉक्टर, है ना, PhD कर लिया तो डॉक्टर बन गए, है ना। तो तुम अपने नाम के आगे लगा सकते हो डॉक्टर फलानी, है ना, ठीक है। नहीं, तुम भी लगा सकते हो अपने नाम के आगे इंजीनियर फलाने, है ना। तो ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में पाई हुई उपाधियां तो अपने नाम के आगे लगा सकते हो, पद के तौर पे पाई हुई उपाधियां अपने नाम के आगे लगा सकते हो। पर कोई भी जो समाज में बड़ा या छोटा दिखाता हो, ऐसी उपाधियां अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि सब लोग समान है ना। अवसर, सबको समान अवसर मिलेंगे। अवसर मतलब क्या? चांस सबको बराबर मिलना चाहिए, है ना। पर तुम लोग कह सकोगे ऐसा कि सर, जो जनरल वाले होंगे वो कहेंगे कि सर UPSC में ऐसा नहीं होता है ना। जनरल वालों को 28 साल एज तक ही दिया जाता है चांस, और बाकियों को 31 साल तक दे दिया जाता है चांस। तो हमने वहीं पे तुमको बताया था, क्या बताया था? आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक न्याय मतलब दिलाया था नहीं कि एक वर्ग को मान लिया गया है कि वो पिछड़ा है, इसलिए उसको पुश देने के लिए, उसका थोड़ा सहयोग करने के लिए हमने आरक्षण लगाया, जिसके तहत होना चाहिए था 28 साल ही सबके लिए। पर वो पिछड़े हैं, उनका शुरुआत से जो आधार रहा है वो इतना अच्छा विकास नहीं हो पाया है, इसलिए वो तुम्हारे बराबर कम्पीट नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनको बराबर लाने के लिए उनको थोड़ा मौका और दिया जाना चाहिए, थोड़ा समय और दिया जाना चाहिए, जिससे वो अपने आप को तुम्हारे बराबर ला सके, है ना। इसलिए उनको वो दिया गया, ठीक है ना। सबको अवसर की समानता है। अभी ये नहीं कह सकते कि लड़कियों को कम अवसर मिलते हैं, सबको बराबर मिलते हैं, सबको बराबर चांस मिलता है,
कोई भी वैकेंसी आती है, लड़कों के लिए भी होते हैं, लड़कियों के लिए भी होते हैं, सब में होती है। पहले आर्मी में नहीं होता था, अब आर्मी में भी मिलती है लड़कियों को चांस, हर जगह मिलता है ना। तो किसी प्रकार से कोई भेद नहीं किया जाएगा, ना ही लिंग के नाम पे, ना ही जाति के नाम पे, ना ही धर्म के नाम पे, ना ही जन्म स्थान के नाम पे, है ना। किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान अवसर मिलेंगे, है ना। तो कितने प्रकार की समानता हो गई? 2 प्रकार की। 2 प्रकार, अवसर और निष्ठा की समानता। सबको बराबर सम्मान मिलेगा, सबको बराबर अवसर मिलेगा, है ना। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए पढ़ने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए संकल्प देकर इस संविधान को लागू किया गया, है ना। इसको देखो, राष्ट्र की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, है ना। व्यक्ति की गरिमा बनी रहे बहुत जरूरी है, और राष्ट्र की एकता बहुत जरूरी है। राष्ट्र एकता बनी रहनी बहुत जरूरी है। अगर तुमको अभिव्यक्ति की आज़ादी दे दी गई है कि तुम कुछ भी बोल सकते हो, तो तुम सोचो कि हम कुछ ऐसा बोल दें, मान लिया जो बाइडेन आ जाए हमारे यहाँ दौरा करने के लिए, और तुम सड़क के किनारे खड़े हो और जो बाइडेन को गिरा दो, है ना। तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। किसी भी विदेशी राज्य के साथ में अगर हमारे संबंध खराब होते हैं, तुम ऐसा कोई भी बात कहते हो अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत, तो वो अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं मानी जाएगी। तुम्हारी अभिव्यक्ति की आज़ादी वहीं तक सीमित है जहाँ तक किसी के दूसरे के मूल अधिकारों का हनन न हो और राष्ट्र की एकता बनी रहे, खंडित ना हो और किसी दूसरे राष्ट्र के साथ हमारे संबंध खराब ना हो, वहीं तक तुम्हारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ठीक है ना। तो दूसरे को अगर तुम्हारे कुछ बातें खराब लग रही हैं तो तुम वो नहीं कह सकते। जैसे उनको गरियाने लगे, उनको खराब लगेगा तो उनको गरिया नहीं सकते, ठीक है। फिर क्या है? अखंडता। हम लोग अखंडित रहे, मतलब राज्य टूटे ना, बिखराव ना हो, ऐसी बात हम नहीं कह सकते, है ना। कोई नेता हो जाए बड़ा, वो कहे कि हम केरल को काट के अलग बना लेंगे, अपना राज्य बनाएंगे, है ना, भारत को अलग बना, उतना केरल अलग देश बनेगा, तो ऐसी बातें भी नहीं कर सकते। ये सभी बातें क्या होंगी? राष्ट्रद्रोह के आएंगी, है ना। तुम अलग राष्ट्र बनाने की बातें नहीं कर सकते। तुम सोचो हम तमिलनाडु काट के अलग देश बना लें, है ना, पश्चिम बंगाल काट के अलग देश बना ले। अगर ऐसे तुम्हारे दिमाग में विचारधारा आती है, तुम इसके ऊपर कोई काम करते हो, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का प्रयोग करते हो कि हम लोगों को जागरूक करेंगे कि हम अलग देश बना लें, तो फिर वो राष्ट्रद्रोह कहलाएगा। तो तुम ऐसा भी नहीं कर सकते। अखंडता बनी रहनी चाहिए, है ना। फिर क्या है? बंधुता, भाईचारा, आपस में भाईचारा बना रहना चाहिए। ये भी नहीं कि लड़ रहे हो। अभी तुमने देखा होगा ये वाली चीज़ का बहुत ज़्यादा हनन हो रहा है, बहुत तेज़ी से। इस पर ध्यान नहीं दे रही सरकारें, पर तुमको इस पर सोचना चाहिए। बंधुता में बहुत ज़्यादा इस समय तुमको देखने को मिलेगा, तो गिरावट देखने को मिलेगी कि आपस में हम लोग लड़ बहुत रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, है ना, जातियों के नाम पे बहुत ज़्यादा दंगे हो रहे हैं। इस समय जितने भी देश में उनको दंगे मिलेंगे, सब धर्म के नाम पे और जातियों के नाम पे। जातियों वाला फिर भी ठंडा पड़ा हुआ है, और धर्म के नाम पे बहुत तेज़ी से हो रहा है। हिंदू मुस्लिम के विवाद बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकर के कानपुर से दिल्ली तक हर जगह। बंधुता हमारी अभी खतरे में है, इस पे सोचना चाहिए, है ना। दिया गया किस डेट को लॉन्च हुआ हमारा संविधान, बन के कब तैयार हो गया? 26 जनवरी 1949। लागू करना अलग बात है, बन के तैयार हो जाना अलग बात है। जिस डेट को बन के तैयार हुआ उसको हम कह सकते हैं कि इसी दिन देश को सौंप दिया गया, है ना। तो अगर तुमसे पूछा जाए किस डेट में सौंपा गया संविधान, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। अगर पूछा जाए किस दिन बन के तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949। अगर तुमसे डायरेक्ट ये पूछा जाए किस दिन लागू हुआ, 26 जनवरी 1950। तब 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 को पूर्ण संविधान लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 में भी कुछ चीज़ें लागू हो गई, बन गया था, कुछ चीज़ें लागू हो गई थी, जैसे नागरिकता, है ना। धाराएं नहीं होती संविधान में, अनुच्छेद होता है ना। तो जैसे नागरिकता लागू कर दी गई 26 नवंबर 1949 में। जैसे निर्वाचन लागू कर दिया गया, क्यों? अगर नागरिकता लागू नहीं होगी तो चुनाव में वोट कौन डालेगा? अगर सरकार चुनी जाएगी तो नागरिक ही, तो देश के नागरिक ही तो वोट डाल सकते हैं। और अगर नागरिकता लागू नहीं करेंगे तो नागरिक कौन होगा इस देश का? तो डिसाइड ही नहीं होगा। वोट कौन डालेगा? डिसाइड ही नहीं हो पाएगा, है ना। तो वोट कौन डालेगा? दूसरी बात, निर्वाचन।
अगर निर्वाचन लागू नहीं करते तो भी चुनाव कैसे कराएंगे? वो भी लागू होना चाहिए। तो कुछ चीजें हमने लागू कर दी थी इसी डेट में, पर पूरा संविधान अगर लागू करने की बात कही जाए तो 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, है ना। अब बात करते हैं अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। इन शब्दों से मुझे क्या समझ में आता है? अभी जो हमने बताया वही है। अंगीकृत मतलब हमने मान लिया, हस्ताक्षर हो गए, ये हमारा संविधान बनके तैयार हो गया। अंगीकृत कर लिया, हजम कर लिया हमने कि ये हमारा है। अधिनियमित, अधिनियमित हो गया मतलब अधिनियम क्या होता है? कोई भी कानून बन जाता है तो अधिनियम हो जाता है। तो अधिनियमित हो गया मतलब ये बन के तैयार हो चुका है ना। कानून बन के ये तैयार हो चुका है। संविधान भी क्या है? एक प्रकार का कानून है, स्वतंत्र बनेगा। आत्मर्पित, आत्मर्पित मतलब हमने अपने आप को सौंप दिया। संविधान क्या है? हमने बनाया है, और हमने बनाया तो देंगे किसको? अपने आप को तो दे रहे हैं। देश के समस्त नागरिकों को मिल रहा है, तो देश के समस्त नागरिकों ने ही मिलकर बनाया है ना। तो ये क्या कर रहे हैं? हम आत्मर्पित कर रहे हैं, मतलब स्वयं को सौंप रहे हैं, स्वयं को समर्पित कर रहे हैं। किस डेट में? 26 नवंबर 1950 में। तो ये डेट तुमको समझ में आता है ना। अब देखो कुछ चीजें जो है जो क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। कुछ चीजें हैं कि तुम संविधान देखोगे तो जो मूल संविधान है उसमें तुमको ये संविधान की प्रस्तावना नहीं मिलेगी। ये प्रस्तावना तुमको सामने यहाँ पे दिख रही है, ये तुम्हारे मूल संविधान में नहीं मिलेगी। मूल संविधान में ऐसा नहीं था। कुछ चीजें जो है बाद में जुड़ी हुई। कौन कौन सी चीजें? क्या? अखंडता बाद में जोड़ दिया गया। लोकतंत्रात्मक बाद में लोकतंत्रात्मक तो हमने पहले से सोच रखा था ना कि राजा नहीं होगा, अब लोकतंत्र होगा, चुनाव होगा, है ना। राजा का बेटा राजा नहीं होगा, अब चुनाव होगा, है ना। क्या? अच्छा, देखो दो शब्द यहाँ पे तुमको मिलेंगे, सामाजिक और आर्थिक, है ना। पहले ये दोनों शब्द नहीं थे, केवल राजनीतिक न्याय की बात की गई थी। ठीक है, जो मूल संविधान है उसमें ये बात नहीं की गई थी कि सामाजिक और आर्थिक न्याय भी मिलेगा। ठीक है, ये बाद में जोड़ा गया। कब? ये जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन से। ठीक है, कब जोड़ा गया? कब हुआ 42वां संविधान संशोधन? बोलो। 1976। कब हुआ? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, है ना। इसमें क्या किया गया? जो हमारी प्रस्तावना है उसमें दो शब्द जोड़े गए जिसका नाम है सामाजिक और आर्थिक। एक शब्द और है जो जोड़ा गया, अखंडता। क्या जोड़ा गया? अखंडता। ये तीन शब्द जोड़े गए, दो ये और एक ये। इसको भी कर लेते हैं ऐसे। कितने शब्द जोड़ दिए गए? तीन शब्द। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और अखंडता। तीन शब्द कब जोड़े गए? संविधान संशोधन 1976 से जोड़े गए। ठीक है ना। अब देखो, अच्छा और कुछ तुमको लग रहा है कि हमने इसमें और कहाँ से कुछ लिया? ये तो हो गए संशोधन की बातें। उसमें हमने अपने प्रस्तावना में कुछ दूसरे देशों से कुछ लिया है, तो हमने वो कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली है। ये हमारा पहले से था, थोड़ा इसमें करेक्शन कर लेना। देखो यहाँ पे ये जो है समाजवादी और पंथ निरपेक्ष हमने 42वां संविधान संशोधन से किया। ठीक है, इसको क्या कर लेंगे? समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जो है ये हमने 42वें संविधान संशोधन से जोड़े हैं, और एक अखंडता। ठीक है, तो ये तीन शब्द हमने कब जोड़े हैं? 42वां संविधान संशोधन से। ठीक है, ये यहाँ एक ना करेक्शन कर लेना। और ये जो दोनों शब्द हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो बात हो रही है, ये हमने 1917 की रूसी क्रांति से लिया है। किससे लिया है? रूसी क्रांति से 1917। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917। तो रूस की क्रांति से हमने क्या लिया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बातें हमने कहाँ से ली है? रूसी क्रांति। रूस की क्रांति से ली है। रूस की क्रांति कब हुई? सन 1917। 1917 से हुई थी, है ना। तो दो चीजें याद करने के लिए है तुमको। 42वां संविधान संशोधन जब हुआ तो उसमें क्या क्या जोड़ा गया? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। हाँ, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीन शब्द जोड़े गए।
ठीक है ना, वो करेक्शन कर लेना वहाँ पे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 से। 3 प्रकार के जो न्याय की बात की गई है, अगर तुमसे पूछा जाए कि जो हमारे संविधान में प्रस्तावना में न्याय की बातें की गई हैं, वो हमने कहाँ से ली है? हाँ, रूस की क्रांति से हमने वो सारे बातें, न्याय की बातें ली हैं। कौन कौन से न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बातें हमने ली हैं। ठीक है ना, डेट याद कर लेना कब ये लिया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, इसमें जब संशोधन हुए तो इसको पहली बात तो माना नहीं लोगों ने कि ये संविधान का हिस्सा है। किसी ने प्रस्तावना को माना ही नहीं, है ना। लोग नहीं मानते थे कि ये प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, क्योंकि जो मूल बातें आगे अनुच्छेद में लिखी गई हैं, भाग में लिखे गए हैं, वही माना गया, कहा कि ये मूल किताब का हिस्सा है ही नहीं, जो संविधान है उसका हिस्सा नहीं है। प्रस्तावना को नहीं माना लोगों ने। जैसे किताब तुम पढ़ने जाते तो भूमिका में ज़्यादा ध्यान देते नहीं, कहते तो वैसे नहीं है, बस लिखा है। वैसे इसको भी लोगों ने माना, कहा कि ये क्या है? संविधान का हिस्सा नहीं है। इसको बाद में इसके ऊपर केस हुए, मैटर होगा बाद में, है ना। फिर वो केस देख लेते हैं। पहले इतना ये जरा छापो, फिर बताते हैं क्या होता है। जब ये प्रस्तावना रखी गई तो बाद में लोगों ने माना नहीं कि ये, बहुत सारे लोग आए जिन्होंने कहा कि ये भी संविधान का हिस्सा है, क्योंकि इसके हिसाब से भी ध्यान देना चाहिए। इसमें बात कही गई। कुछ लोग कहते थे ये संविधान का हिस्सा नहीं है। ऐसे ही करके विवाद हो गया और एक फिर केस रखा गया, एक केस लड़ा गया जिसका नाम था क्या? ये बेरुवारी भी है, उसने बताया नहीं गया था, उसने माना नहीं गया था। केशवानंद भारती, तो बहुत सारे केस हुए हैं, मेन देखते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, है ना। केरल की हाई कोर्ट में उन्होंने कर दिया केस, कब? 1973 में, है ना। 1973 में केशवानंद भारती नाम के व्यक्ति ने कर दिया केस कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तो इसमें क्या हुआ, जैसे मैंने बेरुवारी बताया, तो बेरुवारी में क्या हुआ था, उसमें मान लिया था कि हिस्सा नहीं। इस वाले केस वो तो कह रहे थे धर्म के नाम पे मानो, तो धर्म के नाम पे इसमें बहुत बड़ा मैटर था ना। तो इन्होंने क्या किया कि इस वाले केस ने बताया कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा है। क्या बताया? प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। पर एक बात कह दी उन्होंने लास्ट में, कहा कि संविधान का हिस्सा तो है पर अनिवार्य नहीं। क्या है? हिस्सा है पर अनिवार्य भाग नहीं है। क्या है? अनिवार्य भाग नहीं है। बात समझ में आई? संविधान का हिस्सा तो है, मतलब संविधान में लिखा गया तो संविधान का हिस्सा है, पर जरूरी नहीं, अनिवार्य नहीं कि इसको भी माना जाए। ठीक है, इसमें लिखी बातों को भी माना जाए। संविधान लिखने वाले लोगों ने इसको इसलिए लिखा था कि इसी के बेसिस पे हम संविधान बनाएंगे कि लोकतंत्र होना चाहिए। जो भी अंदर व्यवस्था बनाएंगे वो लोकतंत्र के हिसाब से होनी चाहिए, है ना। हम जो भी अंदर व्यवस्था बनाएंगे तो 3 प्रकार के न्याय हम देखते चलेंगे। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय भी लोगों को मिलते रहना चाहिए। उसके साथ में शोषण नहीं होना चाहिए, समानताएं भी होनी चाहिए। दिखाया है किस हिसाब से कौन कौन सी समानताएं होनी चाहिए, है ना। तो कहा कि इस हिसाब से संविधान बनाने वाले लोगों ने अपना ये उद्देश्य रखा था, है ना। तो संविधान का हिस्सा तो है जो उन्होंने लिख दिया संविधान में, पर ये अनिवार्य नहीं है कि इसको माना ही जाए। ये हुआ था केशवानंद भारती का नाम केरल राज्य में। अब इसमें क्या हो गया, जब ये हो गया कि अनिवार्य नहीं माना गया, तो इसमें साथ ही साथ ये भी बताया गया कि इसमें अब जब हिस्सा है संविधान का, तो जब बाकी संविधान में संशोधन हो सकता है तो इसमें भी संशोधन किया जा सकता है। तो इसमें इस केस में ये भी बताया गया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है ना। यही कहा गया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। कब का केस? 1973 का। और अभी तुमने देखा 76 में हो गया। मौका मिले हमारी सरकारों को, है ना। हमारी सरकारों को मौका मिले तो लोकतंत्र खत्म कर दे मोदी जी भी तुरंत। लोकतंत्र खत्म, आपसे मोदी जी का ही शासन रहेगा जब तक मोदी जी जिंदा है ना। तो मौका ही नहीं मिलता उतना, साफ साफ लिखा गया है। इसी केस में और क्लियर कर दिया गया कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
अब मूल ढांचा क्या है? जो लिखा गया पहले से। जो लिखा गया पहले से। जो बेस बनाया गया। मूल ढांचा मतलब क्या? बेस। संविधान लिखने के लिए कुछ बेसिक चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं, वो नहीं परिवर्तित कर सकते। जैसे सबको समानता मिलेगी, समानता नहीं खत्म कर सकते, भेदभाव वाला सिस्टम फिर से नहीं ला सकते, है ना। समानता रहेगी सबकी, लोकतंत्र रहेगा, ये नहीं कि फिर से तुम राजशाही ले आओ। तो कुछ मूल ढांचा है, कुछ बेसिक चीजें हैं, बेसिक स्ट्रक्चर है उसका, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। तुम लोगों के मूल अधिकारों को खत्म नहीं कर सकते, हालांकि मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकते हो, पर मूल ढांचा याद रखना कि लोगों के मूल अधिकार क्या क्या होने चाहिए, उनमें परिवर्तन नहीं कर सकते तुम, ठीक है ना। तुम अधिकार देने को और दे सकते हो, पर खत्म नहीं कर सकते कोई भी पूरा मूल अधिकार, है ना। बहुत ज़्यादा बवाल हो जाएगा। तो कहा गया कि मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मूल ढांचा बना रहना चाहिए, मूल ढांचा नहीं जाना चाहिए। बाकी तुम संशोधन करना चाहते हो करो, अभी इनको दे दिया गया छूट की संशोधन कर सकते हो संविधान में। अभी लिखा है संविधान में, इसमें क्या, इस वाले केस में क्या बताया जस्टिस ने, जज ने जो बताया, कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। अभी उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी तो क्या करती, सबसे पहले पहली लाइन में परिवर्तन करती, हाँ लोकतंत्र नहीं होता, लोकतंत्र वाली लाइन मिटाती पहले, लोकतंत्र नहीं रहेगा, है ना। आज से आप केवल जिज्जी का शासन रहेगा, केवल जिज्जी रहेंगी, है ना। लोकतंत्र खत्म, मोदी जी को मिल जाता, मोदी जी तुरंत यही करते, लोकतंत्र खत्म करो पूरा, है ना। वही होता, यही करता, लोकतंत्र नहीं सबसे पहले खतरे में आता। इसलिए कह दिया गया कि मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, है ना। फिर इसके बाद में आगे आया, आगे एक केस हुआ जिसको कहते हैं एसआर बोम्बई, है ना। कब हुआ ये? एसआर बोम्बई बात, ये कब हुआ और इस केस में क्या बताया गया, बताओ। एसआर बोम्बई बात जो है ये 1993 में आया। क्या कहा गया? 1993 में आया एसआर बोम्बई बाद, एक फिर से इस पे प्रस्तावना को लेकर के ही एक हो गया केस। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। पहले में भी कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें भी कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। क्या है? भाग है। तो बार बार एक ही बात कहने से क्या फायदा है? पहले जब कहा जा चुका, बार बार उसको रिपीट करने से क्या मतलब? प्रस्तावना संविधान का भाग है, ठीक है भैया, अच्छी बात है, अनिवार्य हो गया, अनिवार्य कर दिया गया। क्या कर दिया गया? ये अनिवार्य है। क्या है ये भाग? कैसा है? अनिवार्य हिस्सा है। जो हिस्सा है संविधान में प्रस्तावना, ये अनिवार्य हिस्सा है और इसको मानना पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसा नहीं केवल लिख दिया गया है, लिखने वालों ने कुछ सोच कर ही लिखा है। और क्यों लिखा है? क्योंकि ये माना जाए, लागू किया जाए इसको भी, बाकी संविधान के साथ साथ इसको भी लागू करना चाहिए। ये अनिवार्य हिस्सा है। ये किस केस में बताया गया? एसआर बोम्बई केस में, है ना। आ गया संविधान, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और ये अनिवार्य हिस्सा है। ऊपर केशवानंद भारती केस में क्या कहा गया? अनिवार्य हिस्सा नहीं है, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा तो है, भाग तो है, लेकिन अनिवार्य नहीं। अनिवार्य नहीं। तुमसे अगर पूछा जाए किस केस में कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का अनिवार्य हिस्सा है, तो तुम्हें क्या बताओ? एसआर बोम्बई केस बताओ। बड़ी बात। हमारे हिस्सा तो सिर्फ बताएंगे। अगर तुमसे पूछा जाए प्रस्तावना संविधान का भाग है, अगर ये तुमसे पूछा जाए प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, ये किस केस में कहा गया? तो केशवानंद भारती। अगर पूछा जाए अनिवार्य हिस्सा की बात पूछी जाए कि प्रस्तावना संविधान का अनिवार्य हिस्सा है, तो किस केस में बताओगे? एसआर बोम्बई केस में। ये लिख लिए, वीडियो वालों को तो दिख नहीं रहा होगा, अंदाजे में लिखो, है ना। अब देखो जो हमारी प्रस्तावना है इसके बारे में कुछ बातें कही गई हैं, उसको हमको देखना है ना। किसी ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, किसी ने कहा हिस्सा नहीं है, किसी ने कहा ये संविधान का हिस्सा ही नहीं, ये संविधान की आत्मा है। क्या है? आत्मा है। आत्मा जानते हो? आत्मा में ही परमात्मा का निवास होता है ना। तो उसमें कहा गया कि संविधान की आत्मा क्या है? प्रस्तावना। किसने कहा ये? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। प्रस्तावना या फिर उद्देशिका को
संविधान की आत्मा किसने कहा? ये किसने कहा? ये मुझसे नहीं कहा। के मुंशी, ये नहीं कहा था के मुंशी। तो ये नॉर्मल का हुआ। नहीं, मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कहा। किसने कहा? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये चीफ जस्टिस थे, है ना, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इन्होंने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ये तो ये मुझसे नहीं कहा। के मुंशी ने कहा था देश का राजनैतिक जन्म पत्री है। क्या कहा था? क्या कहा था? ये जो प्रस्तावना या उद्देशिका है, क्या है? इसको राजनैतिक जन्म पत्री कहा है। क्या कहा कि जो उद्देशिका या प्रस्तावना क्या है? राजनैतिक जन्म पत्री। जन्म पत्री में तो जाता है, क्या होता है? इसमें सारी डिटेल लिखी हो तुम्हारी। जन्म पत्री का तो कुंडली बनवाते हो, कुंडली में तुम्हारे बारे में सब कुछ लिखा होता है, कितने ढीठ हो, कितने नालायक हो, तुम क्या क्या करते हो दुनिया भर में, सब लिखा होता है। लिखा होता नहीं? लिखा होता है। कब पैदा हुए थे उसमें लिखा है कि कब पैदा हुआ था, है ना? मरने का कोई नहीं होता सिस्टम, है ना? लिखी होती है, मरने का सिस्टम कुछ नहीं है। ये अब इसका जन्म हो चुका है, वे कभी नहीं मरेगा, ये रहेगा, है ना, अनंत तक। ठीक है, तो सब कुछ डिटेल होती है, जन्म से लेकर के पूरा कैसे हो, तुम्हारा बिहेवियर कैसा, सब कुछ लिखा होता है। इसीलिए के एम मुंशी ने क्या कहा? इसको किसने कहा? किसने कहा? के एम मुंशी ने क्या कहा? के मुंशी ने कहा कि प्रस्तावना राजनैतिक जन्म पत्री है। जन्म पत्री है। अच्छा, बाबा साहब अम्बेडकर की बात है कि भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था? वो भी किसी को आत्मा कहा था। किसको कहा था? अम्बेडकर जी ने किसको कहा? इसे 21 मुझसे नहीं कहा था। इससे किसको कहा था? 21 मुझसे नहीं कहा था। किसको कहा था? उसने कहा था, उन्होंने सर कहा था कि यार 21 को कहा था। 1921 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को नाम क्या संविधान की आत्मा कह दिया। ऐसे ही था। डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था संवैधानिक को पढ़ने। देखो उन्होंने क्या कहा था? ये कहा था, किसने कहा था? ये कोट, ये कोट कहा था भीमराव अम्बेडकर ने, है ना? ये देखो, ये कहा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा है। संविधान की आत्मा है। क्या होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार? संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि अनुच्छेद 32। कौन सा अनुच्छेद? 32 21 नहीं है, क्या है? 32 है। कौन सा है? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को उन्होंने कहा कि ये है संविधान की आत्मा। तो सबके हिसाब से अलग अलग हो जाती है। ये दिया है संवैधानिक उपचारों का, ये दिया है। हाँ, 32 में दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना? 32 में अधिकार दिए गए, मूल अधिकार है हमारे 12 से लेकर के 35 तक, उसके अंदर ही आता है 32, मतलब मूल अधिकार वहाँ पे भी दिए होंगे। कौन सा अधिकार दिया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार? इसमें यह कहा गया है कि अगर तुम्हारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो तुम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ऐसे तुम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच सकते, तुमको अपने स्तर से केस लड़ना पड़ेगा। शुरुआत से एकदम से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शुरुआत करोगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फिर जाओगे ऊपर, तब हाई कोर्ट में भी नहीं मिलेगा, तब तुम जाओगे सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो तुम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। मतलब ये बहुत बड़ी पावर हो गई तुम्हारे पास, है ना? इस पावर को उन्होंने कहा कि ये है संविधान की आत्मा। उनके हिसाब से सबसे जरूरी तो यही था, है ना? लोगों को इतना अधिकार होना चाहिए, है ना? इसीलिए उन्होंने कहा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा। संवैधानिक उपचार समझ में आए? ठीक है, कि अगर कोई तुम्हारे संविधान का हनन कर रहा है या मूल अधिकारों का हनन कर रहा है तो तुम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है ना? समझ में आया? यही है सारी चीजें। इससे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है? छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। कैसे क्वेश्चन बनेंगे तुम लोग देख लेना।
यही न्याय कोर्ट दिखाएगा, पूछेगा ये किसने कहा, बता देना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा किसने कहा? प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा? कहा। फिर अगला क्या आता है? संविधान की आत्मा प्रस्तावना को किसने कहा? चुनना नहीं, ये चीफ जस्टिस है ना। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी उनसे पूछेगा कितने प्रकार की न्याय की बातें की गई है प्रस्तावना में, कितने प्रकार के न्याय है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक कितने प्रकार की समानता की बात की गई है, दो प्रकार की है ना, प्रतिष्ठा और असर की समानता है ना। यही सारी चीजें पूछी जाएंगी, कितने प्रकार की समता है, कितने प्रकार के न्याय दिए गए है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ पूछेगा तो ये पूछ लेगा कि कौन सी चीज़ें बाद में जोड़ी गई संविधान प्रस्तावना में, कौन कौन से शब्द बाद में जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और है ना, ये सब बाद में जोड़े गए। डेट पूछ लेगा कब? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। तुमसे पूछा जाएगा किस प्रधानमंत्री ने इसको जुड़वाया, उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? उन्होंने 44वां संविधान संशोधन कराया, वो मोरारजी देसाई ने, उनके बाद में 77 में है ना, ठीक है, वो बाद में कराते हैं। 78 में हाँ 42वां इंदिरा गांधी ने करवाया, 44वां कराया, उनके बाद में आते हैं मोरारजी देसाई, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान संशोधन इसी को कहते हैं लघु संविधान, ठीक है। लघु संविधान क्या है? 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, जिज्जी ने करवाया था। जिज्जी कौन? इंदिरा गांधी। उसमें उन्होंने 60 से ज़्यादा प्रावधान एक साथ बदले थे, 60 से ज़्यादा। और 60 प्रावधान बहुत होते हैं, एक चीज़ बदलने के लिए बहुत बड़ा दफ्तर करना पड़ता है। वो 7 प्रावधान एक साथ बदल दिए थे। जिज्जी है, जिज्जी को कोई क्या कर सकता है ना। इसलिए हम लोगों को कुछ नहीं कहते, कुछ कहते हैं इसलिए कुछ नहीं कहते हैं है ना। जिज्जी लोग का भड़क जाएगा भरोसा नहीं, ठीक है। तो अगर मुझे पूछ लिया जाए कि लघु संविधान किसको कहा जाता है, ठीक है, यही सारे क्वेश्चन बनेंगे। तैयार रखना, लेकिन कल वाली क्लास और आज वाली क्लास दोनों तैयार होनी चाहिए। पॉलिटिक्स से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे मूलत, ठीक है, या फिर रात पढ़ने स्टार्ट कर देंगे संविधान के अंदर, भाग 1 भाग